हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और आज के इस सेशन में हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के डिफरेंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज के बाद जो प्रीलिमिनरी चैप्टर है वो दोनों में सेम ही है। प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 सीआरपीसी में भी था, प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 बीएनएसएस में भी है। सेक्शन का नंबर भी कोइंसिडेंटली सेम है। एक सेक्शन हाउएवर थोड़ा सा चेंज किया गया है, सेक्शन नंबर 4। क्या चेंज है उसमें? सेक्शन 4 बेसिकली प्रोसीजर की स्कीम ले डाउन करता है। मतलब आईपीसी में जो ऑफेंसेस दे रखे हैं उन ऑफेंसेस के कमीशन का आफ्टर मैथ क्या है, मतलब कमिट हो गए उसके बाद अब क्या होगा, तो वो ही सब कुछ सीआरपीसी में दे रखा है ना। तो अब क्योंकि वो आईपीसी के ऑफेंसेस थे, उनके ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग शुरू होंगी वो सीआरपीसी में थे। आईपीसी अब बचा ही नहीं, तो ऑब्वियसली उस टर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बीएनएसएस में यही चेंज हुआ है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अब आईपीसी के ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मतलब जो ऑफेंसेस का ट्रायल है वो अब आईपीसी के ऑफेंस नहीं है, वो बीएनएस के ऑफेंस हैं, भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस है। तो ये एक चेंज है। दूसरा, जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, वो सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कि सीआरपीसी में दे रखे हैं। ये सेक्शन 4 का क्लॉज 1 था। यही सेक्शन 4 जो है क्लॉज 1 सेम बात कह रहा है, बस आईपीसी को चेंज करके नए लॉ के नाम ने रिप्लेस कर दिया है। बाकी द इंटायर एजेंडा जो मतलब लॉ का जो पूरा कंसेप्ट था, इस पूरे सेक्शन का जो कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन करते हुए कि भाई सीआरपीसी एक्चुअली कर क्या रहा है, क्राइम के कमीशन के आफ्टर मैथ को डील कर रहा है। तो वही क्राइम के कमीशन को के आफ्टर मैथ को बीएनएसएस भी डील कर रहा है, लेकिन वो ऑफेंसेस जिनको वो डील करेगा वो बीएनएस के ऑफेंसेस हैं, आईपीसी के नहीं, भारतीय न्याय संहिता के। ठीक है, और यही चेंज है, दैट्स इट। अच्छा, उसके आगे जो है चैप्टर 2 जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस की बात करता है। तो चैप्टर 2 सीआरपीसी और चैप्टर 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेम है। सेक्शंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे सीआरपीसी में चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to 25 ए थे, और यहाँ पे चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to 20 हैं, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो चेंज है वो सेक्शन 25 ए में है। सेक्शन 25 ए डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अब कन्वर्ट कर दिया है सेक्शन 20 में, और इसमें पावर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, देयर हैज बीन एन एडिशन इन द पावर्स ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, क्या है एडिशन? एडिशन है कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की जो पावर्स हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है, थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। सिंपल भाषा में अगर इस सेक्शन को मैं समझाऊं तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सीरियस ऑफेंसेस को डील करता है। मतलब टू एंश्योर दैट दे मूव क्विकली थ्रू द लीगल सिस्टम। सीरियस ऑफेंसेस में जो नुकसान होता है वो भी सीरियस होता है, सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी सीरियस होता है, और उस पीस और ऑर्डर को वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइटेड रहे, सब कुछ टाइम से जल्दी हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कई बार इतनी कम्बरसम लेंदी हो जाती हैं कि विक्टिम्स मर वर भी जाते हैं। ठीक है, तो जिसे न्याय मिलना चाहिए था वही नहीं रहा, तो न्याय का क्या ही औचित्य है ना। तो इसी चीज को प्रोहिबिट या प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को क्रिएट किया गया है। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है द गाइड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सीरियस ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 years या डेथ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि इनके प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जा सके। अच्छा, ये थोड़ा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि ये मैटर जो है उसे अपील में ले जाना चाहिए या नहीं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डज। उसके बाद जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो इससे थोड़े कम सीरियस ऑफेंस, मतलब मॉडरेटली सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं जिनका जो पनिशमेंट है वो 7 years से ज्यादा है लेकिन 10 साल से कम है। ठीक है, 7 से 10 के बीच में जितने ऑफेंसेस हैं उनको डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डील करता है। द एजेंडा रिमेन्स द सेम। दे एंश्योर दैट दीज केसेस डू नॉट ड्रैग ऑन, जिससे लीगल प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट बना रहता है।
उसके बाद आता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि और थोड़े लेस सीरियस ऑफेंसेस जो है उन्हें डील करते हैं, मेकिंग श्योर कि ये माइनर केसेस भी जो हैं वो भी प्रॉम्प्टली डील किए जा सकें। ठीक है, तो इंटायर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, चाहे वो असिस्टेंट हो, डेप्यूटी हो या खुद डायरेक्टर हो, उनका काम यही है कि लीगल प्रोसेस को एफिशिएंट और क्विक बनाया जा सके, जिससे जस्टिस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सके। यही है उनका काम। उसके बाद जो जनरल अथॉरिटी क्लॉज है वो नंबर 10 है, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है डिस्पाइट, ठीक है, लिटरली anything contained in subsections 7, 8, 9, the director, deputy director or assistant director shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under this संहिता। तो जनरल अथॉरिटी क्लॉज कहते हैं इसको, और इसमें सारे के सारे ऑफिसर्स के पास ओवरलैपिंग पावर्स है। दिस क्लॉज सिंपली मीन्स that all the officers mentioned in section 20 would have overlapping powers, meaning that they can handle any case if it is required. The object is to expedite legal proceedings। अब उन्हें कैसे भी करे, कोई भी करे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंश्योर करती है कि लीगल प्रोसेस इज नॉट रियली स्टॉल्ड एंड नथिंग इज पुट टू अ पॉज और अ हॉल्ट ड्यू टू ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज। तो उस पाथ को क्लियर करने का काम है डायरेक्टोरेट का। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत सारे लेवल्स क्रिएट कर रहा है क्राइम्स के, और उन ऑफिसर्स को पावर दे रहा है जो कि इन क्राइम्स को मैनेज करते हैं, सो दैट दे कैन वर्क विद अप्रोप्रिएट फोकस, and this helps to streamline the legal process, ensuring justice in a time bound manner. ठीक है, this is what has been added in the new law. okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 3 जो है वो पावर्स ऑफ कोर्ट से रिलेट करता था। सेम चैप्टर इन बोथ द लॉज, स्ट्रक्चर सेक्शन का चेंज हो गया है। चैप्टर 3 सीआरपीसी में 26 से लेकर 35 तक जाता था, लेकिन यहाँ पे वो 21 से लेकर 29 तक जा रहा है। ठीक है, तो पावर्स ऑफ कोर्ट्स में कुछ चेंज है ही। चेंज को लेट अस डिस्कस। 27 jurisdiction in cases of juveniles को ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, ओमिट करने की वजह यही है कि भाई जुवेनाइल्स के लिए इंडियन लीगल सिस्टम में एक सेपरेट सेपरेट लेजिस्लेशन है, पूरा एक अलग सिस्टम है जो जुवेनाइल्स को डील करता है, और वो 2015 का एक्ट है, पता ही है सबको, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, तो जब वो पूरा का पूरा लॉ इसी वजह से जुवेनाइल्स के केयर, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन सबके लिए क्रिएट किया गया है, तो उससे ओवरलैप करते हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस की और किसी भी लॉ में ज़रूरत नहीं है। वो लॉ अपने आप में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था, प्रोसीजर, ट्रायल सब कुछ कवर करता था। तो सीआरपीसी में या फिर नए लॉ में स्पेशली जुवेनाइल से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज देयर इज अनदर सेपरेट लॉ दैट इज टेकिंग केयर ऑफ इट। और ये करना ज़रूरी होता है हर सब्जेक्ट के लिए। जब लॉज डिफरेंट होते हैं तो एक क्लैरिटी आती है, पावर्स ओवरलैप नहीं होती, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, और लीगल प्रोसेस को बहुत स्मूथली इंश्योर किया जा सकता है कि वो मूव करें बहुत स्मूथ मैनर में। ठीक है, इसीलिए ये जो डिमार्केशन होता है ये काफ़ी नेसेसरी होता है। तो बीएनएसएस में इस डिमार्केशन को अटेम्प्ट किया गया है। जुवेनाइल से रिलेटेड जितने प्रोविजंस थे उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से 2015 के एक्ट में कवर्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज द चेंज दैट हैज हैपेंड इन चैप्टर 3। दूसरा चेंज अब देखते हैं सेक्शन 31 में। चेंज एक्चुअली क्या है? सेक्शन 31 बेसिकली उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जहां पे एक क्रिमिनल से एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्राइम्स कमिट हो गए हैं। ठीक है, तो जब मल्टीपल क्राइम्स कमिट होते हैं तो सजा भी मल्टीपल या फिर मल्टीफोल्ड दी जाती है। ठीक, अब वो किस तरह से हो सकती है? 31 उसी पे बात करता था, एंड दिस रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। यहाँ पे सेक्शन 9 है भारतीय न्याय संहिता का। ठीक, तो when a person is convicted at one trial for more than 2 offenses, the court may, subject to the provisions of section 71, subject him to several punishments prescribed
therefore which such court is competent to inflict. आगे, such punishments when consisting of punishment to commence the one after the expiration of other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently. अब इसको सिंपल तरह से समझ लेते हैं. तो जब मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं तो कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 31 रेड विद सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी सेपरेट पनिशमेंट्स देने की पावर थी कि भाई सेपरेट पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, मतलब जो जो पनिशमेंट दे रखे हैं लॉ में वो दिए जा सकते हैं. ये पनिशमेंट जो है वो या तो कंसेक्यूटिवली रन करेंगे या फिर कॉन्करेंटली रन करेंगे. अब इसका क्या मतलब होता है एग्जाम्पल से समझिए. लेट्स से ए है, इसने 2 ऑफेंस किए हैं 1 and 2. ऑफेंस 1 नहीं, ऑफेंस इसको दूसरा नाम दे देते हैं, ऑफेंस Y and Z, 2 looks like Z. ठीक है, तो ए ने 2 ऑफेंस किए हैं Y और Z. Y की सजा 2 साल है और Z की सजा 3 साल. तो जब हम कंसेक्यूटिवली की बात करते हैं कि दी सेंटेंसेस शैल रन कंसेक्यूटिवली, इसका मतलब है कि उसे दोनों ही सजा दे दी जाएंगी और उसकी टोटल पनिशमेंट 5 years हो जाएगी. ठीक है, तो 2 + 3 2, ये जो ऑफेंस किया इसकी सजा 2 साल थी, ये भी दे दी, और Z की पनिशमेंट 3 years थी, ये भी दे दी, तो 5 साल का उसे सेंटेंस सर्व करना पड़ेगा. ये होता है कंसेक्यूटिवली. कॉन्करेंटली का मतलब है इन दोनों में जो ज्यादा सेंटेंस होगा वो दे दिया जाएगा. तो दोनों में ज्यादा सेंटेंस 3 years है तो 3 साल की सजा दे दी जाएगी और इस 3 साल में इस ऑफेंस को भी इम्प्लाइडली इंक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो जो दोनों में ज्यादा पनिशमेंट एंटेल करता है क्राइम, उसका पनिशमेंट इम्पोज इन्फ्लिक्ट कर दिया जाता है. दिस इज व्हाट कॉन्करेंटली इज. और सेक्शन 31 कोर्ट को यही पावर देता था. अब जो नया सेक्शन है 25, ये कोर्ट को सेम पावर ही दे रहा है. ठीक है, द सेम concept that was contained in section 31 is contained in section 27 as well. 25, sorry, my mistake. So the same provision or the same concept is covered in section 25 as well, with a slight change कि इस पावर को एक्सरसाइज करने का जो पैरामीटर है वो 31 में नहीं दिया हुआ था. मीनिंग देयर बाय कि कोर्ट कंसेक्यूटिव पनिशमेंट्स देंगे या फिर कॉन्करेंट पनिशमेंट्स देंगे, वो डिसाइड कैसे करेंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया ओरिजिनल सीआरपीसी में. ठीक है, तो वो इस चीज को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है. उन्हें लगता है कि कंसेक्यूटिव देने चाहिए तो कंसेक्यूटिव दे दो, उन्हें लगता है कॉन्करेंट देने चाहिए तो कॉन्करेंट दे दो. ठीक, तो ये दिस वाज कंप्लीटली लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट to decide whether to give a concurrently running punishment or a consecutively running punishment. Section 25, however, creates a guideline, एक parameter provide करता है और वो parameter कहता है कि जब आप इस चीज को decide कर रहे हैं कि punishment consecutively run करे या concurrent, तो आप crimes की gravity को जरूर देखिए. ठीक है, तो जो crimes किए गए हैं, जो transaction हुआ है और उसका end result जो है, उस सब की सीरियसनेस को, ग्रेविटी को, सिचुएशन को, उसके इम्पैक्ट को, सबको कंसिडर करने के बाद अगर आपको लगता है कि कंसेक्यूटिव चलना चाहिए या कॉन्करेंट, तब आप डिसाइड करिए. ठीक है, तो एज यू कैन सी कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस, तो ऑफेंसेस अगर बहुत छोटे से थे, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था या कुछ भी था, इन सारी चीजों को आप कंसिडर करिए. ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत सीरियस ऑफेंस कर दिया या फिर वो ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है. ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस में एक्चुअली हर एंसिलरी चीज़ कवर हो जाती है. उन ऑफेंस का असर सोसाइटी पर, विक्टिम पर क्या रहा, वो ऑफेंडर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था या फिर एक सीरियल ऑफेंडर था, ये सारी की सारी चीज़ें कवर की जाती हैं व्हेन द कोर्ट इज कंसिडरिंग और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, तो इनको कंसिडर करने पर कोर्ट अगर
कोर्ट को लगता है कि कॉन्करेंट जाए या कंसेक्यूटिव तो कोर्ट देख ले अपना, बट ये पैरामीटर ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये चेंज किया गया है। बाकी तो कंसेप्ट जो है कॉन्करेंट कंसेक्यूटिव वो बिल्कुल सेम रहता है। 31 जिस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था वो भी बिल्कुल सेम है, बस कोर्ट के सामने गाइडलाइन को रख दिया गया है जिससे इस डिसीजन का यूज जो है वो किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही गाइडलाइन या एक इंस्ट्रक्शन लॉ में आता है तो कोर्ट को उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो उस पावर का जो आर्बिट्रेरी यूज है उसका स्कोप कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? बस इसीलिए ये गाइडलाइन दी गई है। ओके, तो ये था छोटा सा चेंज सीआरपीसी में जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में देखा। अब इसके आने वाले जो चेंजेस हैं, मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो बदला है, वो हम एक एक करके समझेंगे। राइट, तो आई सिंसियरली होप कि आपको ये चेंज समझ आया है। इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। जो स्पेसिफिक चेंज हुआ है जिसे सीआरपीसी, जैसे फॉर एग्जांपल 27A को अब हटा दिया गया है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली 31 इज नाउ 25 विद अ पर्टिकुलर चेंज, जो कि मैंने आपको बता दिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली उन स्टेट्स के एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स को उनके विजडम पर जज करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली का एग्जाम ले लीजिए, तो दिल्ली के एग्जाम्स में मेंस राइटिंग में देयर इज नो सच आंसर विच इज रॉन्ग और राइट। ये स्टूडेंट अपने परसेप्शन से जो डिसाइड करे वो लिख सकता है, लेकिन वो परसेप्शन लॉ से कितना अलाइन कर रहा है, प्रिंसिपल्स को, नेचुरल जस्टिस को, कंसेप्ट्स को, प्रोविजंस को कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है, ये सब देखा जाता है। राइट, तो जब आप इस तरह के एनालिसिस को करते हैं और इसको समझते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग जो है वो थोड़ी बेटर हो जाती है। और हरियाणा, दिल्ली जैसे स्टेट्स में इन सब चीज़ों के ऊपर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, एनीवे जो जुडिशरी का ट्रेंड है वो कन्वेंशनल ट्रेंड नहीं रहा, जहाँ पे जो बच्चा जितने प्रोविजंस और जितने केस लॉज रट लेगा उसे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नॉट एनी मोर। ठीक है, बच्चों को आप अगर आप इस तरह से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, हर किसी के पास सेम मटेरियल, किताबें, गाइडेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपको मार्क्स बढ़ा के लाने हैं या फिर अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है तो आपको उस बच्चे से हट के कुछ अलग करना पड़ेगा जो उसी मटेरियल से पढ़ रहा है जिससे आप पढ़ रहे हैं। उसने वही केसेस पढ़े हैं, वही इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, वो वही टीचर से भी पढ़ा होगा। राइट, तो आप उससे हट के कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा करते हैं, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और तब आपको जगह दी जाती है जुडिशरी में। तो ये जो अटेम्प्ट है दृष्टि का आपको ये सिखाने का, ये वही हट के आपको प्रिपेयर करने का एफर्ट है, जिससे आपकी तैयारी जो है वो थोड़े से अलग तरह से हो जाए। इस सब एनालिसिस को जब आप समझेंगे तो इसे आप अपने आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी आंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अच्छे मार्क्स अगर मिल जाते हैं, मेंस का ही सारा खेल होता है जुडिशरी में, है ना, प्री तो काउंट होता नहीं। मेंस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेशन इसका मिस ना करें। ओके, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following sections of CRPC has been omitted by भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतने से सिंपल से क्वेश्चन है, क्या ये प्री में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते। यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया है तो इसीलिए फ्रेश है मेमोरी में। राइट, लेकिन बच्चों को शायद याद ना रहे जब एग्जाम में पूछा जाए। राइट, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जिनके चेंज की वजह से आने के चांसेस प्रिलिमिनरी में आगे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसके आंसर को कमेंट में लिखिए और कंफर्म आप हमारे इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, फिर मिलेंगे 5:30 पर। ये सेशन रोज लाइव होता है, इसे मिस ना करें। अपनी तैयारी को आज के अकॉर्डिंग करें, दूसरों से बेहतर करें, एनालाइज करें कि चेंज कैसा है, किस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।